Hello students, welcome to class 8 math session, that is of chapter 2 linear equation in one variable. इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि we think about a variable और एक तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में that we have already done, उसमें हम कंफर्टेबल भी हो गए, but these days we are doing the practice how can we form the equation by ourselves on the basis of the information given इन द क्वेश्चन. सो उसमें हमने क्या अब तक सीखा है कि जो क्वेश्चन होता है उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और बिकॉज मोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन आर इन दैट क्वेश्चन और उससे हमें वी हैव टू टेक द वैल्यू एंड वी हैव टू थिंक अबाउट कहाँ हमें प्लस करना है, माइनस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है. सो वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग ऑल दिस. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे. इसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक बाय रीडिंग द क्वेश्चन. आप इमेजिनरी या आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उसमें क्या आप अपने आप एक इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे हैं. मेरे साथ साथ आप सोचें, थोड़ा नोट डाउन करें, फिर आई विल शो यू द सॉल्यूशन. उसमें आप देखें क्या आपने वैसी इक्वेशन बना पाए थे. हम क्वेश्चन को बहुत स्लो पढ़ेंगे, उसमें आपको थोड़े हिंट्स भी देंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग भी इनिशिएटिव लेना होगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो सबसे पहले आप देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट कह रहे हैं तो इमीडिएट आपको सोचना होगा उसकी शेप कैसी होगी. लाइक अ रेक्टेंगल. ओके, जैसे हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल. तो व्हेन दे आर सेइंग रेक्टेंगुलर तो इमीडिएट हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि देयर विल बी अ डिफरेंस इन द लेंथ एंड ब्रेथ मेजरमेंट. अगर सेम होता तो वो स्क्वायर में आता. तो हमने ये चीज अपने दिमाग में थिंक ओवर कर ली. सो देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट that is reserved for a school in the village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. So ये जो रेशियो दे रखा है तो इन दिस यू हैव टू कीप फोकस ऑन, पहले लेंथ है एंड देन ब्रेथ इज रिटन. दिस मीन्स लेंथ का जो हम कैलकुलेशन करेंगे विल बी बेस्ड ऑन द 11 का वैल्यू एंड ब्रेथ का जो करेंगे डेट विल बी बेस्ड ऑन 4 का वैल्यू. सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड. आप अगर आपने इसको रिवर्स या अपने मन से ऊपर नीचे कर दिया योर आंसर कैन बिकम अ बिट डिफिकल्ट. तो एट द रेट ऑफ दिस ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. सो अगर हमने जब हम कोई चीज भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है, आप अपने कहीं भी देखते होंगे तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का दिस इज द वैल्यू. ओके, सो इसमें फेंसिंग का जो वैल्यू आ रहा है वी ऑलवेज गिव इन, हम राउंड फिगर में करते हैं या तो 1 या 10 या 100,000 ऐसी लेते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन. तो इसका जो रेट आ रहा है डेट इज 100 पर मीटर मीन्स 1 मीटर की फेंसिंग में ₹100 खर्च होंगे. सो हमें ये पता चल गया 1 मीटर की फेंसिंग में ₹100 खर्च होंगे और जो विलेज पंचायत ने खर्च करा है मतलब जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है 75,000. टोटल भी हमें मालूम है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. नाउ जो मैं कह रही हूं आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. व्हेन दे आर आस्किंग फॉर डायमेंशंस दिस मीन्स उन्होंने इनडायरेक्ट में पूछा है अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ. तो डायमेंशंस मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट व्हेन यू नो द टोटल कॉस्ट. 1 मीटर की भी मालूम है, टोटल भी मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम है लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है. व्हेन द वैल्यू इज गिवन इन रेशियो तो दिस डजंट स्टैंड फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू. ये हमारा रेशियो है जो हमने मिनिमम करके उसको सॉल्व करके लाए हैं. सो अब हम इसको कैसे करेंगे, रेशियो के हमने पहले भी करे थे अ लॉन्ग टाइम बैक. ओके, सो कुछ आपको समझ में आया कैसे करेंगे.
सो इसमें हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज इन रेशियो और हम एक उसका वैल्यू लेते हैं x, कि अगर एक हम लेंथ एंड ब्रेथ को जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इनिशियल अगर हम वैल्यू x ले रहे हैं कि x इज द मेजरमेंट, तो बिकॉज इट इज इन रेशियो तो वी कैन एज्यूम लेंथ टू बी 11x एंड ब्रेथ टू बी 4x मीटर रेस्पेक्टिवली. नाउ दे हैव, हमें क्या करनी है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, वी हैव टू डू द फेंसिंग. दिस मीन्स क्या हुआ, दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो हम ये कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं, फॉर पेरीमीटर. यस, सो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट का फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो इसलिए आप रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला सोचना होगा. तो उसका फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. या हम इन सबको ऐड भी कर देते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें थोड़ा शॉर्ट में करते हैं. नाउ लेंथ हमें क्या पता चल गई है, इट इज 11x. ब्रेथ हमने एज्यूम कर ली है 4x. सो दिस इज द, एक हमें पार्ट मिल गया इक्वेशन का. व्हेन वी एड इट दिस कम्स आउट टू बी, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूं, तो ये आया 2, 11 प्लस 4 इज 15x. तो 2 इंटू 15 आपको क्या देगा, 30x मीटर. सो नाउ वी कम टू नो अबाउट द पेरीमीटर, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पेरीमीटर. क्या मालूम है हमें, नहीं, बिकॉज x इज स्टिल देयर. x हमने एक इनिशियल वैल्यू ली है, रेशियो है 11:4, मीन्स x की वैल्यू आएगी, देन वी विल मल्टीप्लाई विद 11 एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ अब हमें टोटल कॉस्ट मालूम है, डेट इज 75,000. तो दिस मीन्स वो जो पेरीमीटर जो आया हमारे पास, ठीक है, वो जो पेरीमीटर आया 100 इंटू पेरीमीटर इज इक्वल टू 75,000. तो 100 इज द वैल्यू जो हमें 1 मीटर की मिली है. पेरीमीटर हमने कितना कैलकुलेट करा था, इट वॉज 30x. तो 30x इज देयर, एक इक्वेशन हमें बन गई. मीन्स जब हम पेरीमीटर जो हमारे पास आया उससे व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विद 100 वी विल गेट दिस वैल्यू. सो हमने इसको कैलकुलेट करा, दिस कम्स आउट टू बी 3000x इज इक्वल टू 75,000. सो कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x नाउ, 75,000 अपॉन 3000. So this is 75. So x is equal to 75,000 upon 3,000. So 0 0 get cancelled. 3 2s are 6, 3 5s are 15. So हमारे x की वैल्यू इज 25. पता चल गया. अब हमें लेंथ कितनी थी, हमारी लेंथ थी 11x. लेंथ वॉज 11x, मीन्स 11 इंटू हमारी क्या वैल्यू आई 25. और कभी आपको अगर कैलकुलेशन में वो है तो आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7. तो कभी भी अपनी को क्रॉस चेक करना है, इन मैथ्स देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस चेक योर आंसर. तो 11 इंटू 25 एंड ब्रेथ कितनी थी हमारी, ब्रेथ वॉज 4x सपोज कर रही थी, मीन्स 4 इंटू 25. सो इसको आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5s are 55, कैरी 5, 11 2s are 22 प्लस 5 275 मीटर. सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं जैसे बताती हूँ, वेन एवर देयर इज एनी यूनिट इज गिवन यू हैव टू राइट द यूनिट. एंड ब्रेथ इज कमिंग आउट टू बी कितना आ गया, 4 5s are 20, कैरी 2, 4 2s are 8 9 10, 100 मीटर. तो लेंथ इज 275 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर. इस वे में यू विल डू द कैलकुलेशन. सो देखा, इसमें हमारा बहुत कुछ हमारे जो हमने सीखा है वो है, लेकिन अब उन्होंने पेरीमीटर के बारे में पूछ लिया. तो वी शुड रिमेम्बर, हमें सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए.
नेक्स्ट, our grandfather is 10 times older than his granddaughter. ग्रैंडफादर की एज क्या है? ग्रैंडडॉटर से 10 गुनी, 10 टाइम्स. He is also 54 years and we know the exact age of the grandfather के 54 years. लेकिन ही इज, देखिए अगर आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट करेंगे आपसे मिस्टेक हो सकती है. आप ही इज ऑल्सो 54 years, लेकिन नहीं, ओल्डर देन हर मीन्स ग्रैंड-डॉटर की एज में हम 54 जब ऐड करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रैंडफादर्स एज. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो जैसा हमें, क्योंकि इनिशियल क्या है, हमने है कि ग्रैंड-डॉटर से वो 10 टाइम्स ओल्डर हैं, तो हम एक्स किसको सपोज करेंगे? ग्रैंड-डॉटर्स एज. तो ग्रैंड-डॉटर्स एज इज एक्स, दिस इज एक्स ईयर्स. ठीक है, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? 10x. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू ग्रैंडडॉटर्स एज प्लस 54 ईयर्स. ये इक्वेशन बन गई. नाउ कैन यू सॉल्व इट? 10x माइनस x इज इक्वल टू 54. सो 9x is equal to 54. This means x is equal to 54 divided by 9. 9 6 are 54. तो x is equal to 6. x 6 means granddaughter's age is, तो granddaughters इस टाइप से you have to write the answer. Granddaughter's age इज इक्वल टू, हमने कितना कैलकुलेट करा? 6 years. ठीक है, एंड ग्रैंडफादर्स एज वो कितने? 10 टाइम्स है ना. ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू 10 into 6. दिस कम्स आउट टू बी 60. ठीक है, और उन्होंने, देखिए देयर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी टू चेक योर आंसर. उन्होंने क्या कहा था कि इफ 54 इज एडेड टू द एज ऑफ ग्रैंड-डॉटर, ग्रैंडफादर की एज पता चल जाएगी. तो हमने 54 में अगर हम 6 ऐड करेंगे, इन 54 इफ आई ऐड 6, 60 आया, एंड 60 हमारा यहां पर भी है. दिस मीन्स आवर कैलकुलेशन इज राइट. तो ये लीनियर इक्वेशंस में ये बहुत अच्छा है कि आप डू द कैलकुलेशन क्विकली एंड चेक योर आंसर टू मेक इट श्योर यू आर डूइंग राइट. वन मोर सम इज देयर. अमन's एज इज 3 times his son's एज. अब सोचिए किसकी एज हम करेंगे? 3 times his son एज. तो सन एज को हम x सपोज कर लेंगे, तो अमन's की एज 3x हो जाएगी. इस टाइप से यू कैन थिंक अबाउट. 10 years ago he was 5 times his son's age. तो 10 years पहले उसकी जो एज थी वो सन के 5 times थी. नाउ फाइंड द प्रेजेंट एजेस. इसको कैसे करेंगे? तो अब हमने जैसा आपको इनिशियल बताया था कि अमन सन का एज हम क्या मान रहे हैं? x years. ठीक है, तो अमन's एज विल बी 3x बिकॉज आपके क्वेश्चन में है कि अमन's एज इज 3 times. तो वेन एवर देर इज 3 times दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन. यू हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, तो हमारा अमन's एज हो गई 3x. नॉट दे आर टॉकिंग अबाउट के 10 years बैक उसकी जो एज थी अपने बेटे से 5 times थी. सो दिस इज द टाइम टू मेक अ इक्वेशन. प्रेजेंट एज अमन की अगर हम करें तो उन्होंने कहा था 10 years बैक. तो अगर हम प्रेजेंट एज अमन की ले तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ अमन माइनस 10 years इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन माइनस 10 into 5. दिस मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ अमन हमने क्या लिया था? 3x. अमन की एज हमने 3x मानी थी, माइनस 10. प्रेजेंट एज ऑफ अमन
आपका सन की क्या है, एक्स है। 10 years बैक की बात कर रहे हैं, दिस मीन्स -10 इंटू वो क्या थी 5 टाइम्स, तो हमने उसको 5 टाइम्स कर दिया। सो नाउ यू हैव टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। 3x - 10 ओपन दिस ब्रैकेट 5x - 50 5x - 50. So now we will shift the values. So 3x minus 5x is equal to -50 plus 10. So this comes out to be -2x is equal to -40. So क्या है, माइनस माइनस will get cancelled out. X is equal to 40 upon 2. 20. So Aman's son's age is 20 years. तो X हमने किसको सपोज करा था, Aman's son. तो here you will write in this way, age of Aman's son is equal to कितना आया हमारा 20 years. Now you can write Aman's age is 3x. तो एज ऑफ अमन कितना होगा, 3 into 20. दिस मीन्स 60 years. So in this way you can solve your question. Any difficulty? देखा आपने कैसे हम एक एक स्टेप को चलते जाते हैं एंड वी कैन गेट द आंसर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे अभी जो ये हमने क्वेश्चन लिया था इसमें आप ध्यान दें तो क्या है, उन्होंने क्या था 10 years ago. तो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट 10 years ago मीन्स जो हमने प्रेजेंट एज एज्यूम करी है उसमें से वी हैव टू सबट्रैक्ट 10. सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन द थिंग्स आर देयर, लेकिन हर बार एक नए तरीके से पूछा जाता है, उसके लिए यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. So this is the thing that we learned today कि how to solve the questions. और उसमें हम जिस टाइप से अपना थिंक ओवर करते जाते हैं, तो इफ यू लुक एट, आज हमने क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो पढ़ के वहां हमने हिंट लिया एंड देन यू सी हमने इसलिए जो सॉल्यूशन था वॉज ऑन द नेक्स्ट पेज कि आप उस समय अपने दिमाग में या अपनी कॉपी में थोड़ा सा उन हिंट्स को नोट डाउन करें. So definitely you have to try some more sums to be more proficient and to be more confident doing these sums. थोड़ी difficulty लगेगी but don't worry. As far as you do practice, you will become more perfect. In the next session with some new concepts, we are going to meet again. Till then, take care. Bye.